आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग रिटेनिंग वॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वी कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल फॉर वेरियस पर्पज। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि एम्बैंकमेंट का कोई स्लोप आउटसाइड जा रहा था, देयर वी कंस्ट्रक्टेड एट द एज रिटेनिंग वॉल टू कन्फाइन द अर्थ फिल। जैसे कट में हमारी कोई रोड जा रही है, इन केस ऑफ टनल एंड ऑल, देयर वी कंस्ट्रक्ट द रिटेनिंग वॉल टू रिटेन दिस अर्थ, बैकफिल को रिटेन करने के लिए, और वी कट दिस पोर्शन टू रीच एट द डिजायर्ड लेवल। फिर हम लोग जो डैम बनाते हैं उसमें भी हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं अगेंस्ट द वाटर, और कोई वाटर टैंक है, देयर आल्सो वी कंस्ट्रक्ट द रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स टू रिटेन द वाटर इनसाइड इट। और जब हम कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो उसका अबटमेंट होता है दैट इज आल्सो डिजाइन्ड एज ए रिटेनिंग वॉल। और सीट पाइलिंग जब हम एक्सकेवेशन के लिए यूज करते हैं या फिर फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं तो दैट इज आल्सो डिजाइन्ड एज ए रिटेनिंग स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस रिटेनिंग वॉल के हैं। और जो रिटेनिंग वॉल के यहाँ वी कैन सी कि ये हिल है कोई, तो उसको रिटेन करने के लिए, उसके सॉइल को रिटेन करने के लिए बैकफिल में एक रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है। फिर एक रोड निकाली गई है, रोड के भी स्लोप को कन्फाइन करने के लिए अनदर रिटेनिंग वॉल बनाई गई। फिर थर्ड में डिफरेंट लेवल रोड जा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोई हिल ऐसे रही होगी जिसको कट करके और यहाँ रिटेनिंग वॉल स्लोप के साथ में, उसके बाद एक रिटेनिंग वॉल बना के डिजायर्ड हाइट का, और रोड निकाली गई है इन कट। So all these applications are being used retaining walls for the supporting soil from the collapse. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है हमारी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग जो कि अपने वेट से ही बैकफिल को सपोर्ट करती है। ये कैंटिलीवर टाइप रिटेनिंग वॉल है, दिस इज कैंटिलीवर टाइप रिटेनिंग वॉल। ये हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, जिसमें काउंटर फोर्ट है बैकफिल साइड में, जो स्टीफन द जो उसका वाल उसको स्टीफन करने के लिए बनाया जाता है। तो ये काउंटर फोर्ट टाइप है। और जो बाहर साइड से सपोर्ट रहते हैं दैट इज बटरस रिटेनिंग वॉल। तो ये देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर टू इकोनॉमाइज द कंस्ट्रक्शन कास्ट। तो इतना जानना जरूरी है कि ग्रेविटी होगी, या तो ग्रेविटी या कंट्रोलर टाइप, और फिर काउंटर फोर्ट होगी। वी कंस्ट्रक्ट द काउंटर फोर्ट जहाँ पे हम लोग सेक्शन को रिड्यूस करना है, देन वी कंस्ट्रक्ट द काउंटर फोर्ट, तो स्लैब एक्शन हो जाता है, फिर वो डिजाइन इकोनॉमी अचीव हो जाती है। जैसे वी कैन सी द प्लेन कंक्रीट स्टोन मशीनरी, ये है सेमी ग्रेविटी वॉल है, दिस इज द सेमी ग्रेविटी वॉल, दिस इज द कैंटिलीवर वॉल, दिस इज काउंटर फोर्ट। और यहाँ देख सकते हैं कि जब कैंटिलीवर टाइप की आरसीसी रिटेनिंग वॉल है तो उसमें रिइंफोर्समेंट के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसका जो हील है, टो है, कैसे डिजाइन होते हैं, की कैसे होती है, तो इसको सब जब डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। और जो इसके इंडियन स्टैंडर्ड है, ये IS 14458 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 सिलेक्शन के लिए है कि साइट का जो हिली एरिया में साइट्स हैं वहाँ पे गैबियन बनेगी, आरसीसी रिटेनिंग वॉल बनेगी, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल बनेगी, एक पूरा सिलेक्शन के लिए दिया गया है। जो उसका पार्ट 2 है IS 4458 पार्ट 2, वो डिजाइन कैसे करेंगे, वो कवर्स द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। एंड जो पार्ट 3 है वो गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई स्टोन रिटेनिंग वॉल। और IS 456 प्लेन एंड इन्फोर्समेंट कंक्रीट के लिए IS कोड है ही है, जो कि यूनिवर्सल यूज में आता है। रंकाइन थियरी ऑफ अर्थ प्रेशर, रंकाइन ने थियरी दी कि जो अर्थ लिटरल अर्थ प्रेशर लगता है उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए उन्होंने बोला रंकाइन थियरी ऑफ द प्रेशर डिटरमाइंस द लिटरल pressure exerted by soil on retaining structures, assuming a cohesionless, homogeneous, and isotropic soil with frictionless vertical wall. It dictates that at failure, every point in the soil is in a state of plastic equilibrium, meaning it is on the verge of shear failure. तो रंकाई ने जो थियरी दिया, जो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट का, इसके डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने माना कि जो सॉइल है वो कोहेजनलेस है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, और जो ये वॉल है वो फिक्शनलेस है। दिस वॉल इज फिक्शनलेस।
और जो सॉइल है, दैट इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होना जरूरी नहीं है, बट फॉर द डिटरमाइनिंग द प्रेशर, जो भी अर्थ प्रेशर इस पे काम करेगा रिटेनिंग वॉल में, उसको डिटरमाइन कर उन्होंने ये सब एजम्पशन किया था कि सॉइल शुड बी द कोहेजन लेस। इसके लिए उनकी पूरी थी, फिर बाद में C5 और बाकी डेवलपमेंट हुई, बट जो रैंकिन की थियरी थी वो इसी के बेसिस पे बनी थी। जो एज्यूमिंग जो सॉइल लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो सॉइल कोहेजनलेस होगा, होमोजेनियस होगा एंड आइसोट्रोपिक सॉइल विद फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल, विद फ्रिक्शनलेस वर्टिकल, और जो फिल होगा वो भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड होगा। ये सब उनके एजम्पशंस थे। अब इसको जो रैंकिन ने दिया कि जो प्रेशर उन्होंने बताया कि प्रेशर, उन्होंने 3 तरह के प्रेशर बताया, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, थर्ड प्रेशर एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है व्हेन वॉल्स मूव्स अवे फ्रॉम द सॉइल, यदि हम फिलिंग कर रहे हैं और सॉइल जब आउटसाइड जाएगी, फिल से आउटसाइड जाएगी, देन एक्टिव अर्थ प्रेशर कम्स, उसमें प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि सॉइल रिलैक्स होती जाएगी और प्रेशर कम होता जाएगा। पैसिव अर्थ, जब वॉल गोज अगेंस्ट द सॉइल, जब वॉल मूव, ये वॉल जो है यदि आउटसाइड जा रही है तो इट विल बी केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, एंड once this wall moves inside it will be case of passive earth pressure। और जब वो रेस्ट में रहेगी, कोई स्ट्रेन नहीं हो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डेल्टा नहीं होगा, देन एट रेस्ट होगी। ये 3 दिया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोई सीट पाइल है इन व्हाइट कलर, दिस इज सीट पाइल, इट इज टाइड विद ए एंकर ब्लॉक, इट टाइड विद ए एंकर ब्लॉक। जब यहाँ पर एक्सवेशन होना चालू हुआ, व्हेन इट स्टार्ट वी स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग इट, ये बाई डेल्टा डिफ्लेक्ट हो गया, दिस सीट पाइल बाई डेल्टा डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये एंकर ब्लॉक को बाई डेल्टा इस साइड में पुल किया। इससे क्या हुआ कि जो उसके बिहाइंड है, सिंस वॉल इज मूविंग टू दिस साइड, दिस हैज बिकम एक्टिव जोन एट 45 डिग्री प्लस 5/2। चूंकि वॉल गोइंग अगेंस्ट द सॉइल, इट हैज बिकम पैसिव जोन, और इसका हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 5/2। सिंस ये जो सॉइल होगी, जब ये डेल्टा से आउटसाइड जा रहा है तो सॉइल विल टेंड टू गो डाउन, तो जो शियर स्ट्रेस होगा ये अलोंग द वॉल अप जाएगा, सॉइल विल गो डाउन, सॉइल तो डाउन कर जाएगी, तो जो स्ट्रेस होगा ये अप होगा इन केस ऑफ एक्टिव, और इन केस ऑफ पैसिव चूंकि ये दब रहा है तो सॉइल विल टेंड टू गो अप, तो ये जो शियर स्ट्रेस होगा उसका नेचर डाउनवर्ड होगा, उसका नेचर डाउनवर्ड होगा, और सॉइल विल ट्राई टू गो अप। ये है इसकी थ्योरी। इसका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, जो इसका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, वो वर्टिकल लोड है, दैट विल बिकम वर्टिकल प्रेशर, जो उसका हॉरिजॉन्टल लेटरल फोर्स है, जो लेटरल फोर्स है वो इट विल बी माइनर, जो लेटरल फोर्स है इट विल बी माइनर, दिस इज ए मेजर, दिस इज ए मेजर एंड दिस इज माइनर। बट इन केस ऑफ पैसिव जोन, जो पैसिव स्ट्रेस होगा, जो सिग्मा पी, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, दैट विल बी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो वर्टिकल प्रेशर होगा गामा इंटू जेड, वो होगा माइनर। तो इसको एलिमेंट पी इन फ्रंट ऑफ एलिमेंट पी इन फ्रंट ऑफ एंकर ब्लॉक, एलिमेंट ए एट द बैक ऑफ द एंकर ब्लॉक। ये एंकर ब्लॉक है, उसका जो एलिमेंट ए है, लार्ज वे में देख सकते हैं पी, और एलिमेंट ए है, आर एक्टेड ऑन बाय 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक वर्टिकल स्ट्रेस, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस
ए वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा बी एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा ए। तो सिग्मा बी इन केस ऑफ एक्टिव केस, सिग्मा बी विल बी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा ए जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है दैट विल माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इन पैसिव केस सिग्मा पी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा बी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे ये भी देख, जो रैंकिन ने माना कि ये जो फेलियर प्लेन होगा दैट विल बी स्मूथ, और इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है, इट फॉलो सर्टेन लाइक दिस, बट फॉर ऑल द कैलकुलेशन पर्पस माना गया है इन केस ऑफ एक्टिव 45 प्लस 5/2, in case of passive it is from the horizontal it is 45 degree minus 5/2 से ये प्लेन होगा फेलियर प्लेन। तो lateral pressure will be zero at top and lateral pressure will be maximum at bottom। backfill is level and homogeneous, जो कंसीडर किया रैंकिन ने, ये लेवल एंड हॉरिजॉन्टल है, और जो प्रेशर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस जितना ही नीचे जाएंगे, जैसे ये डिस्टेंस जेड है और यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज गामा, तो गामा इंटू जेड से बढ़ता चला जाएगा, जैसे Z1 Z2 Z3 और जो एट द बेस इट बिकम मैक्सिमम। और जो ये दिस ट्रायंगल विल बी द टोटल प्रेशर, और इट विल एक्ट द रिजल्टेंट जो उसका होगा, जो P होगा, दैट रिजल्टेंट विल एक्ट एट द CG मींस H/3 पे एक्ट करेगा। तो जो वर्टिकल स्ट्रेस है इट इज प्रोपोर्शनेट टू द लेटरल स्ट्रेस, मींस सिग्मा एच जो लेटरल प्रेशर है, जो लेटरल इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बी, और वी कैन से सिग्मा एच is equal to K times coefficient of lateral earth pressure K times sigma B, where the gamma is unit weight of the soil. Depending on the wall movement, the coefficient K represents active, यदि active earth pressure है तो Ka होगा when wall moves outside from the soil, जब पैसिव होगा तो Kp, और at rest होगा तो K0। This will become Ka, Kp and K0 depending upon the nature of displacement of the wall। और जो इसका जो फोर्स होगा, जो टोटल रिजल्टेंट लेटरल प्रेशर होगा, ये होगा बेस सिग्मा एच इंटू हाइट इंटू जो ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2। तो इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जो P इज एक्टिंग एट H/3, P एक्टिंग एट H/3, ये सिग्मा इंटू H, हाफ सिग्मा इंटू H, और फर्दर हाफ sigma is nothing but gamma into that height. It is a total height H, gamma into H, or we can say half gamma H square that will act at H/3 from the base. So this P is force that causes bending, sliding and overturning of wall. This force is responsible for the bending, sliding, slide करता है, यदि इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इट विल स्लाइड, और ओवरटर्निंग, ये जो P है that is the cause, and resultant earth load act at height H/3 above the base of the wall. This resultant force at H/3 from the base of the wall से एक्ट करेगा। ये मोहर कोलॉम फेल्योर क्राइटेरिया है C5 सॉइल के लिए, C इंटरसेप्ट दैट इज कोहेजन, और जो मैक्सिमम फेल्योर शियर स्ट्रेस का जो मैक्सिमम, दिस मेड शियर स्ट्रेस ये नॉर्मल स्ट्रेस है, जो मैक्सिमम शियर टाउ होगा, टाउ इज इक्वल टू C टाइम्स इंटरसेप्ट प्लस सिग्मा tan phi। दिस इज कोहेजन, डिपेंड, जैसे क्ले वगैरह है तो कोहेजन, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो 5 सॉइल है उसके लिए है। तो जो शियर स्ट्रेस एट फेलियर होगा
tau is equal to C plus sigma tan phi, tau is equal to C plus sigma tan phi, where tau is shear stress at failure, tau is shear stress at failure, C cohesion intercept, sigma normal stress acting at failure plane, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट, जब हम लोग टेस्ट करते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा गामा जेट, जैसे जेट नीचे जाएगा वैसे उसका स्ट्रेस बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट फेल्योर प्लेन, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजन सी इज स्टिकनेस bonding between the soil particle, clay soil, frictional strength sigma tan phi, this is strength comes from the friction between the particles, मोर प्रेशर इन द पुशिंग, जितना ही हम लोग प्रेशर लगेगा, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मोर फ्रिक्शन मोर स्ट्रेंथ। इन केस क्ले सॉइल है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन आल्सो देयर विल बी सम स्ट्रेंथ एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। यदि C जीरो होगा इन केस ऑफ सैंड ग्रेन्स, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड टाउ विल बी इक्वल टू सिग्मा tan phi। तो रैंकिन ने इसको ही कोहेजनलेस सॉइल माना है, तो दिस विल बी यूजफुल फॉर अस, एंड देयर इज नो कोहेजन इन द सॉइल फॉर डिटरमाइनिंग द lateral earth pressure as per रैंकिन earth pressure theory। तो यहाँ मोहर सर्किल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस सॉइल, एक जब हमारा एक्टिव स्टेज में है, when there will be active stage, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा बी होगा, और जो लेटरल प्रेशर सिग्मा ए होगा वो छोटा होगा, तो सिग्मा ए इज नथिंग बट के इंटू सिग्मा बी, और ये मेरा जो सिग्मा ए है दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा बी जे मेजर प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। तो जब हम इसका मोहर सर्किल ड्रा करेंगे तो सिग्मा बी will be like this, sigma b will be the major principal stress and sigma a value will be the minor principal stress की। and in case of passive earth pressure, when wall moves towards the soil, तो हमारा जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है सिग्मा p हो जाता है, जो कि पुश करने में लगता है, और जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है सिग्मा b बिकम माइनर प्रिंसिपल। तो ये दिस ग्राफ विल बी from the major will be like from major to minor sigma b। अब ये हमारा shear stress क्योंकि कोहेजनल सॉइल है, तो दिस इज shear stress failure, tau is equal to sigma tan phi। Now we need to establish the relationship between the, we have seen in case of active earth pressure sigma a, active earth pressure sigma a is equal to k times vertical stress sigma b। To determine k, we need to know sigma a over sigma b, that is what we need to find out from this graph। so we can see here, we can see here this triangle. If we consider this triangle, this is making 90 with the center of this circle, so we can find out what will be the angle this, what will be angle this, and what will be angle this। Now since this is 90, this will become 90 minus, this angle will become 90 minus phi, since this is phi, this is right angle triangle, so 90 minus 5, and if we say this is theta, this is theta, this is radius, and this is radius, this is equal to this, then this angle is equal to this angle, theta plus 90 minus 5 equal to 180। so we can find out 2 theta is equal to 90 plus 5, or theta is equal to 45 degree plus 5 by 2। so this angle will become 45 degree plus 5 by 2, and when we take this, this will become, this angle will become 45 degree plus 5 by 2, because this is a parallel 5 by
2. Likewise, we can calculate this angle or this angle by this. This is 90. This is a 90 degree. So this will become 90 minus 5. 90 minus 5. This will become again 90 plus 5. This, since this is radius, this angle is equal to this angle. So 2 theta, 2 theta, 2 theta plus 90 plus 5. 90 plus 5 is equal to 180. So 2 theta is equal to 90 minus 5, or theta is equal to 45 degree minus 5 by 2. This will become 45 degree minus 5 by 2. Now we can find out, this is phi, this is phi. So sin phi is equal to b dash a, b dash a, b dash a dash upon o dash o a dash. Now b dash a dash is nothing but this radius, means sigma b minus sigma a by 2. This radius is, if we deduct from this sigma b minus sigma a, we will get this diameter, and divide by 2 we get this radius. This radius is nothing but equal to this radius. So here b dash a dash will be sigma b minus sigma a by 2, and oa dash oa dash will become sigma a plus this radius. This radius is nothing but sigma b minus sigma a by 2, 2 sigma a plus sigma b minus sigma a upon 2 sigma b plus sigma a by 2. So sin phi is b dash a dash, sin phi is sigma b minus sigma a by 2 divided by sigma b, sigma oa dash is sigma b plus sigma b plus sigma a by 2. 2 will get cancelled. So sin phi will become sigma b minus sigma a upon sigma b plus sigma a. Now this sin phi has become sigma b minus sigma a upon sigma b plus sigma a. Now we can solve it. Sigma b sin phi, sigma a sin phi is equal to sigma b minus sigma a. Sigma a sin phi plus sigma a, sigma b minus sigma b sin phi. Sigma a इक्वल, बाहर लेने से सिग्मा इक्वल टू 1 प्लस साइन phi इक्वल टू सिग्मा b 1 minus sin phi. Sigma a by sigma b, that is our k for active pressure, k 1 minus sin phi over 1 plus sin phi minus principal stress divided by major principal stress. So k coefficient of active lateral earth pressure, sigma h over sigma b, sigma a by sigma b 1 minus sin phi upon 1 pi 1 plus sin phi. इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करेंगे तो वी कैन आल्सो गेट tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5 by 2. kp कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव lateral earth pressure, उसमें रिवर्स हो जाता है, दैट sigma p become major, and sigma b become minor, that is kp. So here we can say kp is 1 by एक्टिव अर्थ प्रेशर की जो कोफिशिएंट है सिग्मा बी अपान सिग्मा पी 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi, or tan square 45 degree plus phi by 2. So coefficient of lateral earth pressure has become 1 minus sin phi over 1 plus sin phi, and coefficient of passive earth pressure has become 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi, or tan square, in case of passive earth pressure tan square 45 plus 5 by 2, and in case of active earth pressure tan square 45 minus 5 by 2, to determine the coefficient of lateral earth pressure. Once we know the coefficient of lateral earth pressure, we can determine the lateral कितना क्या कहते हैं उसमें lateral earth pressure wall पे लग रही है. In case of rest है तो there will not be any stress, there will not be any deflection. For a zero lateral strain condition, horizontal and vertical stress are related by Poisson's ratio, that is K0, coefficient of earth pressure at rest, mu over 1 minus mu. For normally consolidated soil and vertical walls, the coefficient of at rest lateral earth pressure may be taken as K0 1 minus sin phi 1 minus sin beta. Beta is angle of the wall, so this is generally neglected. K0 is equal to 1 minus sin phi.
अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर होगा और कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव होगा, मान 30 डिग्री के लिए हम करें तो के विल बी 0. K active will be 0.33, K0 will be 0.55, and Kp will become almost 3. So we can say that K is less than K0, and K0 is less than coefficient of passive earth pressure. With this, how to determine the coefficient of earth pressure at rest in passive stage when the soil is moving towards the soil, and in active stage when soil is moving outside the soil, is active earth pressure जो develop होता है delta, we can see here at very मीन्स यदि 10 मीटर की वाल है तो लगभग 10 mm ही यदि डिफ्लेक्ट कर जाती है वाल तो एक्टिव अर्थ प्रेशर विल ट्रिगर। तो और जो इस पे वाल पे लोड है लेटरल अर्थ प्रेशर बहुत कम होने लगेगा, एंड यहाँ पर क्रैक्स भी डेवलप होना चालू हो जाता है सिंस सॉइल विल ट्राई टू गो डाउन। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अच्छा, हम लोग क्यों एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए डिजाइन करते हैं, व्हाई नॉट फॉर द रेस्ट? तो बेसमेंट है या जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वहाँ हम लोग एट रेस्ट के लिए डिजाइन करते हैं, दैट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, इसलिए हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए डिजाइन करते हैं विद सेफ्टी फैक्टर्स। थैंक यू।